हूं सुचेता कुकरेती। क्या बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली पर आई? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश की नजर एक राज्य में है जहां पर गुंडा तंत्र चल रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कल जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री से पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीतिक नौटंकी कह रही हैं। क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ममता बनर्जी ऐसा बयान देकर उन लोगों को संरक्षण दे रही हैं जो काफिलों पर हमला करते हैं, जो राजनीतिक हत्याएं करते हैं? और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जेपी नड्डा के काफिले पर कल हमला हुआ, लेकिन इससे बीजेपी का मनोबल नहीं टूटा। कैसे बीजेपी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हैदराबाद में हुआ, क्या वो बंगाल में होने वाला है? क्या सत्ता ममता बनर्जी की जाने वाली है? यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। हमारी गाड़ी पूरी तोड़। हार की आहट, ममता की बड़ी बौखलाहट। आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बीजेपी से ममता की गुंडा सेना घबराई। इसका भुगतान ममता जी करना पड़ेगा। माफियाओं के साथ षड्यंत्र करके इस तरह के हमले होते हैं। ममता को लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र पर भरोसा है। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई। जारी बवाल, अब शाह जाएंगे बंगाल। और बंगाल में राष्ट्रपति कानून लगाकर वहां पर लोकतंत्र की रक्षा की जाए। बंगाल में चुनाव है, तनाव ही तनाव है। एक तरीके का गुंडा राज चल रहा है बंगाल में। बंगाल में चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं, लेकिन ममता बनर्जी को हार की बौखलाहट अभी से सुनाई देने लगी है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। ये तस्वीरें ममता और टीएमसी की बौखलाहट को दर्शाती हैं। बंगाल में ममता राज्य में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले की। डायमंड हार्बर जाते वक्त टीएमसी के गुंडों ने नड्डा की गाड़ी को निशाना बनाया, उनकी गाड़ी में पत्थरों से हमला किया, नड्डा को झंडे दिखाए। लाठी डंडों से लैस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। खुद बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि ममता राज में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। दरअसल ममता हैदराबाद का ट्रेलर देखकर घबरा गई है। बीजेपी ने बम्पर जीत हैदराबाद में हासिल की, अब बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है। बीजेपी ने 200 सीटें जीतने का दावा कर दिया है, जिससे ममता को अब अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। 200 प्लस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ममता जी की जमीन खिसक चुकी है। बंगाल में कल जो हुआ लोकतंत्र के इतिहास में काले धब्बे से कम नहीं है। यही कारण है कि बंगाल की ये लड़ाई पूरे देश में फैल गई है। जगह जगह बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग मुखर हो रही है। वे राष्ट्रपति तक इनकी बात पहुंचाए, ऐसी न्याय की गुहार लगाई और बंगाल में राष्ट्रपति कानून लगाकर वहां पर लोकतंत्र की रक्षा की जाए, ऐसी मांग की। अब तक 130 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्या हो चुकी है, लेकिन बीजेपी साफ कर चुकी है कि जितना डराओगे हम उतना ही मजबूत होंगे। अब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि चुनाव मोदी वर्सेस ममता होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल कि हार की आहट, क्या यही है ममता की बड़ी बौखलाहट? सवाल आज महाभारत में यह कि बीजेपी से ममता की गुंडा सेना क्या घबरा गई है? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि ममता को लोकतंत्र नहीं, क्या ठोकतंत्र पर भरोसा है? क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, उससे तो यही लग रहा है। सवाल यह कि वोट के लिए प्रजातंत्र पर प्रहार कर रही हैं ममता क्या? और सवाल यह कि बंगाल की लड़ाई क्या अब दिल्ली तक आ गई है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा जुड़ेंगे, बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली जुड़ रही हैं, लोकसभा सांसद बीजेपी के राजू बिस्ता जुड़ रहे हैं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद तौसीफ रहमान टीएमसी का पक्ष रखेंगे, नीरज राय हमारे साथ जुड़ेंगे, सायरा शाह हालिम हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव
बंगाल प्रभारी और मंझे हुए राजनीतिज्ञ कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में, और बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में जो हुआ, जिस तरह से पासा पलटा, क्या वही डर लग रहा है अब बंगाल में भी? कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत यही कर रही हूं, कल जो हमने तस्वीर देखी है, जिस तरह से नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ, उसमें आप खुद घायल हुए, आप उस काफिले का हिस्सा थे, आप खुद घायल हुए हैं। ये हो क्या रहा है बंगाल में? देखिए, पहली बार नहीं हुआ ये हमेशा होता रहता है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, पर कल की जो घटना हुई है वो तो दिल हिला देने वाली थी, बिल्कुल प्राणघातक हमला था। तो मुझे लगता है कि यदि हमें एक दिन पहले अगर सूचना नहीं मिली होती और यदि वहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई होती तो शायद नड्डा जी के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, वो बहुत ही दुखद होता। पर हमें एक दिन पहले उसकी सूचना मिल गई थी कि वहां के सांसद जो डायमंड हार्बर के हैं, ममता जी के भतीजे हैं जी, वो उनके 2 सहयोगी हैं दाएं बाएं, एक का नाम है शौकत, दूसरे हैं जहांगीर। ये दोनों ने 10,000 लोगों का भोजन बना के रखा है और लोगों को बसों से बुला रहे हैं। जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी से कहा कि पत्र तत्काल गृह सचिव को लिखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखिए कि भाई हमारे पास इस प्रकार की जानकारी मिली है कि वहाँ के 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका भोजन बन रहा है। तो वो पत्र भी हमने भिजवा दिया था और साथ में गवर्नर साहब को भी बताया और केंद्र शासन के गृह सचिव को भी एक चिट्ठी लिखी कि भाई इस प्रकार की संभावना वहाँ पर दिख रही है। तो केंद्र सरकार ने तत्काल जो सेंट्रल फोर्स था यहाँ पर, उसके अधिकारी को भेजकर थोड़ी सी व्यवस्था टाइट कर दी और बुलेट प्रूफ गाड़ी की व्यवस्था की, जिसमें नड्डा जी तो बैठ गए। सुबह हमारे प्रदेश के पदाधिकारी ने चीफ सेक्रेटरी से बात की कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, हमारे पास ये जानकारी है, वहाँ से कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं कि रास्ते भर काफी कार्यकर्ता टीएमसी पे खड़े हुए, झंडे लेकर खड़े हुए हैं, तो वहाँ की परेशानी कभी होगी? ना, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, हमने पर्याप्त लगा रखा है जी। सुबह जब हम वहां से निकले होटल से तो बकायदा पुलिस की एक गाड़ी आई जो पायलट करती हुई हमको लगी, तो हमने सोचा ठीक है, बंगाल पुलिस की गाड़ी है, पायलट करते ले जा रही तो सब सुरक्षा ही होगा। कार्यकर्ता कुछ हमारे आगे मोटरसाइकिल से पायलट कर रहे थे नड्डा जी को, कम से कम 0.5 किलोमीटर दूर से 50-60 मोटरसाइकिल थी उनके साथ में। जब वो जैसे ही वहां पर घुसे डायमंड हार्बर के गांव में, तो पहले तो मोटरसाइकिल वालों की पिटाई, मोटरसाइकिल वालों को गाड़ियां गिरा दी, उनको खूब मारा। उसमें से कम 20 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हो गए। अभी 40-50 मोटरसाइकिल नहीं है, कहाँ गई पता नहीं, वहां से भाग कर आए लोग। जब तक हम पहुंचे, जैसे हम पहुंचे तो हम पे इतने बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हुई, यदि हमारी सुरक्षा कर्मी नहीं होते सेंट्रल फोर्स के तो पता नहीं हम आपसे भी बात करने लायक रहते कि नहीं रहते। पर इतना जबरदस्त, इतने ऐसे बड़े बड़े पत्थर आए कि एक सेकंड के लिए तो हम घबरा भी गए था। हमें ऐसा लगा कि पता नहीं हम अपने देश में हैं कि कहाँ पर हैं। पुलिस भी खड़ी हुई है, गुंडे भी खड़े हुए और इतना बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उसमें टकरा के पत्थर निकल गया, बाकी हमारी गाड़ी पूरी फूट गई और काफी हमारे सुरक्षा कर्मियों ने हमको बचाया, एक्सटेंशन लगे और निकाल कर ले गए वहां से। मेरे ड्राइवर को चोट आई, सुरक्षा कर्मियों को चोट आई है, हमारे वरिष्ठ नेता मुकुंदा के हाथ में उंगली फ्रैक्चर हो गई, बाकी भी काफी लोगों को चोटें आई है। पर ऐसा भयानक फिर हमने नहीं देखा। हमेशा होती रहती है, छोटे मोटे पत्थर होते रहते हैं। मैं कैलाश जी इसी बात पर आ रही थी, वो डरावना था कि ये छोटे मोटे पथराव या फिर राजनीतिक हत्याएं भी पश्चिम बंगाल देखता आया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला, क्योंकि पहले से जानकारी होती है, ये पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा दे, वहां पर पत्थरबाजी होना, और अब तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी एमएचए ने समन किया है, उन्हें बुलाया है, वो भी 14 तारीख को नहीं पहुंच रहे हैं। ये बंगाल क्या अलग ही मूल्यों के तहत चल रहा है? क्या पूरे देश में एक राज्य ऐसा, कैलाश जी, जहां पर पुलिस भी एक तरह से गुंडा तंत्र के तरह काम कर रही? देखिए, दुर्भाग्य यही है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी का रवैया है, प्रधानमंत्री जी को बाहर का कहते हैं, गृह मंत्री जी को बाहर का कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बोले बाहर के लोग हैं। अरे देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के
जो स्थापना भारतीय जनसंघ के समय हुई थी और उसके संस्थापक अध्यक्ष थे जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल के ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी शुरुआत जनसंघ से हुई, जिसके पहले अध्यक्ष बंगाल के थे, आप उसको बाहर की पार्टी कैसे कह सकती हैं? आप प्रधानमंत्री जी को बाहर की कैसे कह सकती हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि वो न संघीय ढांचे का सम्मान करती है, न भारत के संविधान का सम्मान करती है, न न्यायपालिका का सम्मान करती है। मतलब जो ममता जी कहे वही सही, इसके अलावा वहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। एक अराजक प्रदेश हो गया है दुर्भाग्य से। बहुत बड़ा डर बंगाल में सता रहा है ममता दीदी को कि कहीं उसी तरह से बीजेपी की एक तरह से परचम कहीं पश्चिम बंगाल में ना लहरा दे। वही डर एक आपको लग रहा है ममता बनर्जी को। मैं तेजस्वी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल। देखिए, मैं ये बात बहुत साफ कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ममता जी में घबराहट आई, हमारे कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमने भी अपना संगठन का विस्तार किया। आज मैं कह सकता हूँ दावे से कि 88,000 पोलिंग बूथ है वहां पर, 65,000 पोलिंग बूथ में हमारे कार्यकर्ता खड़े हो गए वहां। अब कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उसके कारण हम जब कोई सभा रखते हैं तो बड़ी भीड़ होती है। और ममता जी मुख्यमंत्री होने के साथ कोई कार्यक्रम करती है, सारा प्रशासन लग जाता तो भी लोग नहीं आते। उसका कारण है कि सरकार के प्रति गुस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल भेजा, वो नहीं पहुंचा, तो वो नारे लगते हैं, चाल चोर सरकार और नहीं दरकार। प्रधानमंत्री जी ने जब तूफान आया 1,000 करोड़ रुपए एक बार, 1,200 करोड़ रुपए एक बार, 2,200 करोड़ रुपया भेजा। जिनके मकान टूटे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पैसे मिल जाए, नहीं मिले तो वो लोग कहते हैं कि त्रिपाल चोर सरकार और नहीं दरकार। तो वहां पर एक सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। हमारे कार्यक्रम होते हैं, भारी भीड़ आती है। ममता जी के शासकीय कार्यक्रम में पूरी सरकार लग जाती तो भी उसकी भीड़ नहीं होती है। तो एक जमीन खिसकती हुई उनको नजर आ रही है, एक फ्रस्ट्रेशन में है वो। देखिए, मुझे घटना कल की हुई जी, उसके बाद ममता जी का बयान इतना गैर जवाबदार था कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। बंगाल के संस्कार ये नहीं है, बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है। बंगाल बहुत समृद्ध संस्कृति वाला प्रदेश है। यहाँ की भाषा, यहाँ का साहित्य बहुत समृद्ध है। और वहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, मैं कह नहीं सकता। इतने खराब शब्द उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोले, इससे पूरे बंगाल की बदनामी सारे देश और दुनिया के अंदर हुई। मैं डेमोक्रेसी पे विश्वास रखता हूँ, मैं प्रजातंत्र पे विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बदले की बात नहीं करता, बल्कि प्रजातंत्र में जनता जरूर जवाब देती है। मुझे विश्वास है कि ममता जी के इस बयान से जो बंगाल की बदनामी हुई है, उसका जवाब बंगाल की जनता निश्चित रूप से देगी। जी, मैं कैलाश जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि आप पर तो व्यक्तिगत रूप से आप उस काफिले का हिस्सा थे, आप पर भी हमला हुआ, आपको चोट भी आई। तेजस्वी, ये लोकतंत्र पर हमला, इसे जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, वहां के गवर्नर, वहां के राज्यपाल खुद कह रहे हैं ये लोकतंत्र पर हमला है। ममता बनर्जी किसी की नहीं सुनती है। देखिए, बंगाल में आज से नहीं, पिछले 2.5 साल से 100 से अधिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या चल रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की कॉन्वॉय पर ऐसे हमला हो सकता है, आप समझ सकता है कि कानूनी सुव्यवस्था कैसे पूरा डिटोरिएट हो चुका है और लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति क्या है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ दिस। And in the last so many years, we have absolutely law and order situation has collapsed. Syndicate Raj and cut money सरकार चल रही है और हर जिले में विलेज लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर पार्लियामेंट सदस्य तक हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, उन व्यक्ति पर ऐसे जानलेवा हमला हर दिन का विषय हो रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। एंड इफ द होम मिनिस्टर, इफ द कंट्रीज बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल प्रेसिडेंट्स कॉन्वॉय इज नॉट सेफ, then you can assume what is the ground reality for आम कार्यकर्तास of the भारतीय जनता पार्टी in West Bengal। ये जो तेजस्वी कह रहे हैं कैलाश जी, वहां पर
काडर को डराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर यही राज चलता है, यहां पर यही चलेगा, यही तंत्र चलेगा, गुंडा तंत्र। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, मतलब मुकुल राय जी हमारी पार्टी में अभी आने के बाद आपको पता है उनके ऊपर 50 केस लग गए। अर्जुन सिंह जी जो हमारे सांसद हैं, 104 केस लगे। मुझ पर कम से कम 20 केस लगे इस प्रदेश के अंदर। मतलब जो टीएमसी का विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, उसके ऊपर इतने केस लगा देंगे कि वो बेचारा कोर्ट के चक्कर लगाता रहे। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे 302 के मुकदमे, 307 के मुकदमे, कम से कम 1500 कार्यकर्ता हमारे निर्दोष जेल के अंदर बंद है जी। ये जो सरकार सत्ता का दुरुपयोग, ये तो इसका उदाहरण बंगाल ही है। सिर्फ मैं सारे देश में घुमाऊं, पर मैंने बंगाल शरीफ की कानूनी व्यवस्था, बंगाल शरीफ की पुलिस और बंगाल शरीफ का प्रशासन कहीं पर भी नहीं देखा। जी कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन आपने जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री उस पर गौर करेंगी। मैं नहीं जानती आपको कितनी उम्मीद है, लेकिन लोगों के सामने सब कुछ है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी आपका। मैं महाभारत में सीधे मोहम्मद तौसीफ रहमान के पास जा रही हूँ। मोहम्मद तौसीफ रहमान के पास जा रही हूँ और साथ ही मैं उसके बाद शिवम त्यागी के पास जाऊंगी, राजू जी के पास जाऊंगी। मोहम्मद तौसीफ रहमान, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से काफिले पर हमला किया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 5-6 लोगों को, और उसके बाद ममता बनर्जी कहती है ये तो सियासी नौटंकी चल रही थी, ये सियासी नौटंकी चल रही थी। सियासी नौटंकी अगर कोई मुख्यमंत्री कहेंगी एक हमले को, तो फिर तो आप खुला हाथ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं करिए जो करना है। सियासी नौटंकी देखिए बोलने में फर्क पड़ता है, बट आप अभी 10 मिनट बैठ के जो झूठी कहानी सुन रही थी कैलाश साहब की, सर आप सच्ची कहानी सुना दीजिए ना, उनकी झूठी थी, आपकी सच्ची होगी, आप सुना दीजिए। बाद आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? आप सुना दीजिए सच्ची कहानी। मैंने आपको कहां रोका है? कौन सच्ची की बात ही नहीं हो रही है। ईटा पत्थर फेंका गया। देखिए जब एक राज्य में, आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप उस बयान को एंडोर्स कर रहे हैं, तो फिर आप मेरी बात सुनिए। आप उस बयान को एंडोर्स कर रहे हैं, पहले मुझे बता दीजिए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, या तो अपनी बात कह दीजिए, मैं एक में से, 2 में से एक काम करिए। नहीं तो आप भी तो 2 में से एक काम करिए ना, या तो बताइए सियासी नौटंकी थी, या फिर कहिए कि नहीं भाई गलत था। नहीं देखिए जी, नड्डा जी आए या कोई भी जी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बंगाल में, ठीक है। आप गुंडों को लेके घूमेंगे, बाइक चलाएंगे और वहां के लोगों को प्रोवोक करेंगे तो जूता चप्पल ही खाइएगा। और ऐसे भी टीएमसी ने मारा, आपके पास क्या प्रूफ है? वहां तो बीजेपी का भी झंडा था। एक सेकंड तौसीफ, अगर सभी देश के राज्य ये कहने लग जाएं कि आप ये कर रहे थे, फिर तो यही होगा, तो फिर तो सुरक्षा के कोई मायने नहीं है। तौसीफ फिर कोई सुरक्षा के मायने नहीं है। ये बयान देकर आप बहुत से लोगों के हाथ खुले कर रहे हैं। फिर सुन लीजिए तौसीफ, आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए तौसीफ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी देश के किसी राज्य में जाती हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए तौसीफ, आपकी बात से मैं ये मानूं कि ममता बनर्जी देश में कहीं भी जाए, अगर वो अपने साथ गुंडों की फौज लेकर चलेंगी तो उन पर हमला हो तो सही है, यही कह रहे हैं आप। भाई जिम्मेदारी राज्य सरकार की है सुरक्षा देने की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप पल्ला झाड़ रहे हैं इससे। अरे आपने ये बात मान लिया कि आप गुंडों की फौज लेकर घूम रही थी, आप यही कह रहे हैं ना, साथ में तो आप भी मान लीजिए कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ अगर किसी राज्य में, तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाए, की हाय लगेगी, ये पल्ला झाड़ लिया जाए। अरे सर मुझे मत बताइए किसकी हाय लगेगी किसकी नहीं। तौसीफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, तौसीफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है राज्य में? नहीं लगेगी। राज्य में किसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की? खाइएगा। आप पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल दीजिए पल्ला झाड़ रहा हूं, मैं मान लूंगी। जो भी बंगाल में आप बोल दीजिए ना मैं पल्ला झाड़ रहा हूं, मुझे कोई मायने मतलब नहीं है। अड्डा आप बोलिए, जो भी है आप बोलिए, हमें मतलब नहीं है, हम सुरक्षा नहीं देते हैं, हम राज्य ऐसे ही चलाते हैं। आप बोलिए ना, फिर आप हिम्मत दिखाइए ना बोलने की। बात ही नहीं है आपके साथ 50 किसी राज्य में, सर किसी भी राज्य में, वो बीजेपी शासित राज्य भी हो, अगर सुरक्षा नहीं मिल पाएगी किसी और पार्टी के नेता को, तो ये बहुत भारी पड़ेगा सब पर।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जवाब देना चाहता हूं। शिवम जल्दी से बोलिए। मैं रूपा जी अगर कनेक्ट हो गई मैं रूपा जी के पास जाऊंगी। सबसे पहले तो ममता दीदी बंगाल की खलीफा नहीं है। ममता दीदी बंगाल की खलीफा नहीं है कि जो भी कोई आएगा जूते चप्पल खाएगा। और अगर ऐसी ही बात थी तो जाइए 2007-8 में जब नक्सल वाले आप पर जूता चलाते थे, डंडा चलाते थे, भूल गए वो दिन? दलाली करे। पूरे देश में हर जगह इस तरह की भाषा अगर इस्तेमाल होने लगी तो जाएगा कैसे कोई? तौसीफ, पहली बात तो ये है कि इस तरह के एक मिनट शिवम एक मिनट रुकिए, शिवम एक मिनट रुकिए, शिवम एक मिनट रुकिए। तौसीफ अगर इस तरह का देखिए, पहली बात तो जो शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, प्लीज बी वेरी सेलेक्टिव। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर अपना स्तर दिखा रहे हैं, हमारा स्तर नहीं दिखा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उस पर बोलने की हिम्मत दिखाइए। मुझे ये मत बताइए, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। आप बोलने से पहले ही अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी पोलाइट विद यू। डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी पोलाइट विद यू। सोचिए मत। कौन है कैलाश विजय? आप इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी पोलाइट। ये क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी आए? अरे क्या मतलब है इसका? क्या आतंकवादियों का? आप अपनी बात रखिए ना। मैंने आपसे भी उसी तरह से सवाल पूछा जैसे कैलाश विजयवर्गीय से पूछा है। अगर आप भाषा की गरिमा नहीं रखेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी पोलाइट। आपके जो भतीजा जय हैं बोलते रहिए आप। वो तो निकल कर आते नहीं। वो तो आपकी गरिमा खुद दिख रही है लोगों को कि किस स्तर पर जा रहे हैं आप। कैसी बात है ये भाषा? मुझे ये बेहुदा भाषा नहीं सुननी है आपकी। मैं कहने लगूं आपको, मुझे आपकी ये बेहुदा भाषा नहीं सुननी है तौसीफ रहमान। प्लीज लर्न सम डिग्निटी एंड देन कम टू अ शो। आप पहले भाषा की मर्यादा सीखिए और फिर आइए टीवी पर। टीवी पर बैठने लायक नहीं है आप। आप टीवी पर बैठने लायक नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तौसीफ, अत्याचार होगा। यू आर स्पीकिंग टू अ फीमेल जर्नलिस्ट लाइक दिस। तौसीफ रहमान, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ जैसे मैंने कैलाश विजयवर्गीय से पूछा। आप जवाब दीजिए। ये भाषा की ये सब घटिया बातचीत मुझसे मत करिएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा है, आपको नहीं देना है जवाब, आप मत दीजिए। आप मत दीजिए सर। आई डोंट हैव टू कॉल यू टू माय शो। आपको मुझे शो पर बुलाना नहीं है। मैं सिर्फ शिवम और रूपा जी से सुन सकती हूँ बात। मुझे आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, सुन लीजिए। अब मैं पहले रूपा जी के पास जा रही हूँ प्लीज, और मैं आराम से सुनना चाहती हूँ रूपा जी की बात, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक की बात सुनूं। मैं रूपा जी की इज्जत करता हूँ, रूपा जी के साथ मैंने बहुत डिबेट किया। तो प्लीज फिर अगर इज्जत करते हैं तो रूपा जी की बात सुनिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। शी नीड्स अनइंटरप्टेड टाइम, और वो मैं आपको तभी दूंगी जब आप भाषा की गरिमा रखेंगे। रूपा जी कभी नहीं लांघती है भाषा की गरिमा। एक मिनट रूपा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि क्या ये सवाल पूछना मेरा गलत है कि किसी राज्य में कोई भी किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए, कल को ममता बनर्जी अगर हरियाणा जाती हैं या उत्तर प्रदेश जाती हैं और वहां हमला होगा तो क्या मैं सवाल नहीं उठाऊंगी? बिल्कुल उठाऊंगी। किसी व्यक्ति पर राज्य की जिम्मेदारी है कि नहीं है सुरक्षा देना? देखिए, अगर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर खुद ही ऐसे उटपटांग सी बातें करते रहते हैं, वो नड्डा चड्डा बड्डा क्या सब बोलते रहते हैं, किस किस्म की भाषा खुद ही उपयोग करती है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही भाषा बोलेंगे कि जो भी आएंगे जूता चप्पल खाएंगे, तो ये पश्चिम बंगाल उनका नहीं है अकेला। ये सिर्फ उनका नहीं है, ये टीएमसी का पश्चिम बंगाल नहीं है, ये किसी का अलग अलग पश्चिम बंगाल नहीं है, ये सब लोगों का पश्चिम बंगाल है। जनता किसको वोट देंगे, जनता किनको लगे रखेंगे, जनता किनको फेंक देंगे, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझो, मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, जो लोग आज ममता जी के वोट नहीं दिए हैं, ममता जी अभी भी पावर में है, उनको वोट नहीं दिए, क्या उनका राज्य नहीं है ये पश्चिम बंगाल? नहीं है क्या? तो जो वोट नहीं दिए, तो इसीलिए हम लोग का सवाल है कि मोदी जी को भी तो बहुत सारे लोग वोट नहीं दिए हैं, नहीं तो सारे मिल जाते। तो जो उनको वोट नहीं दिए वो राज्य में पैसा कम भेजा जाएगा, ऐसा है क्या? मतलब ये क्या तरीका है? जिनको चुना है, जनता ने जिनको चुना है, जो नहीं वोट दिए उनकी भी रखवाला देखभाल करने का जिम्मेदारी जो चुने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं उनको जिम्मेदारी बनती है। ये कल भाजपा आएंगे सरकार में, 21 में आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो भाजपा जब 21 में आएंगे तो टीम से को उठा के पटक के मारेंगे क्या?
क्या वही सही रहेगा? क्या सीपीएम को मारेंगे पकड़ पकड़ के? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर का नियम है क्या? आप लोग तो अराजकता शुरू से ही फैलाते आ रहे हैं। मतलब ये कैसे लोगों के साथ मुझे बात करना पड़ेगा बैठे बैठे, जो जूता चप्पल खाने के लिए लोगों को बोलते हैं। ये पश्चिम बंगाल सबको जूता चप्पल नहीं मारता है, ये पॉलिटिकल टीएमसी के लोग जूता चप्पल मार रहे हैं। पश्चिम बंगाल का इतनी बुरी तरह से बदनामी मैं किसी को करने नहीं अलाउ करूंगी। पश्चिम बंगाल में जनता सब लोग, जो कोई भी बाहर से आए उनको जूता चप्पल नहीं मारता है, ये टीएमसी के लोग मारते हैं, ये टीएमसी के लोग मारते हैं। गुंडे रखे गए हैं ऐसे घटना घटाने। तो गुंडे मारे थे। एक मिनट सुनिए नीरज राय जी देखिए, एक मिनट सुनिए, मैं यही शालीनता सिखा रही थी थोड़ी देर पहले कि जब सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अब रूपा जी के ऊपर आप बोलने लग गए। एक मिनट इंतजार कर लीजिए, सवाल लेकर मैं आपके पास ही आऊंगी सर, उसके बाद आप बोलिएगा। नीरज जी मुझे एक बात बताइए, रूपा जी ने एक सवाल पूछा, रूपा जी ने जो सवाल पूछा सर, वो सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। वो यही कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल आप लोग सब अगर पश्चिम बंगाल से नाता रखते हैं तो आप क्या संस्कृति दिखा रहे हैं? भाषा भी तो आपकी संस्कृति का हिस्सा है, कुछ भी बोलेंगे। और ममता बनर्जी, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि नहीं है सर? एकदम मुझे बताइए, सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है कि नहीं है, या फिर आप उस पर तंज कसेंगे कि ये तो पॉलिटिकल राजनीतिक नौटंकी हो रही है? जनता पार्टी के नेता लोग, हाँ, अरे सुचरिता, भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल की जनता को टीएमसी के गुंडा बोलते हैं, यह इनकी भाषा शैली है। ये वही पार्टी है कि देश की सबसे बड़ी अराजक पार्टी है। जहां पर जाती रही ये पार्टी वहां पर काम की बात को दरकिनार करके यहाँ पे दंगा फसाद कराने का काम करती है। और ये पार्टी हमको संस्कार सिखाती है। अच्छा। जिस पार्टी के लोग एक संत होकर लठैत की भाषा बोलते हैं, जिस पार्टी के आज वहां पर बयानवीर बैठे थे विजय वर्गीय जी, उनका लड़का सरकारी विभाग के ऑफिसर को बैट और डंडा से मारता है, वो संविधान के तहत लोकतंत्र की रक्षा के लिए मारता है। उत्तर प्रदेश में एक अपराधी गोलियों से 8-8 पुलिस वालों को भून देता है, वो एक सभ्यता के तहत होता है। तब इनके राज्यपाल की भी कोई बात नहीं निकलती है। लेकिन वही धनखड़ जी जो बैठे हुए हैं, प्रमाणिक वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बैठाए गए व्यक्ति हैं, जो कि कोई भी बात होती है तुरंत उस पर बोला जाता है टीएमसी के गुंडे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आग से ममता बनर्जी न खेलें। अब बताइए ना इसका दोहरा, अब आग किसके पास है? नीरज जी देखिए, आपने अपनी बात रखी, ममता बनर्जी तौसीफ देखिए, ऐसे आराम से भी बात रखी जा सकती है। नीरज जी को भी मैंने बोलने का समय दिया है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि सीख लीजिए, आराम से बात करिए, और इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे तो ही बात कर पाऊंगी। अगर इस तरह की बेहूदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल साफ कह दूं, आपको तौसीफ। मैं नीरज जी मेरी बात सुनिए, नीरज जी आपने अपनी बात रखी। नीरज जी मेरी बात सुनिए, सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। ठीक है, अब नीरज जी मेरी बात सुनिए। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच की जो ये तनातनी है, ये तो पूरा देश देख रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि गवर्नर कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि गवर्नर की बात नहीं सुन रही है। गवर्नर कह रहे हैं मैं डीजीपी को समन किया है, डीजीपी को समन किया, चीफ सेक्रेटरी को समन किया, वो कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे। उन्होंने चिट्ठी लिख के कह दी हमने तो जिम्मेदारी सुरक्षा दे दी थी, सुरक्षा दे दी थी। मतलब अगर उसके बाद आप पर पत्थर पड़े, आपके ऊपर ईंटें कोई मारे, आपके काफिले पर हमला करे तो हम क्या करें भाई? हमने तो दे दी सुरक्षा, हो गया काम हमारा। ऐसे हर राज्य करने लगे क्या? मुझे बस ये बता दीजिए, हर राज्य करे क्या ऐसा? अरे नहीं, देखिए यह किसी भी राज्य में होता है तो यह अनैतिक कार्य होता है। लेकिन 2 सेकंड सुन लीजिए मेरा भी, ठीक है? यह बंगाल की ही सिर्फ बात नहीं है। बिस्ता जी, राजू बिस्ता जी और सायरा जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार नहीं है, जहां सरकार नहीं है वहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का तनातनी है। 2017 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर मैं आपको इतने उदाहरण दे दूंगी जहां उस समय तो मैं आपको इतने उदाहरण दे दूं जहां पर राज्यपाल ने सरकारें बदलवा दी।
और वहाँ बीजेपी नहीं थी और पार्टियां थी, तो सर फिर ये बात मत कहिए। एक मिनट, लेकिन क्या हर राज्य में तो नहीं सर एक मिनट मैं सिर्फ एक छोटे से मुद्दे पर आ रही हूँ। देखिए सर, राजनीतिक तनातनी हर जगह होगी, हर जगह होती भी है। ये बात अगर हम नकार कर चले कि नहीं होगी तो ये बेमाने होगी। एक मिनट मैं सारा जी के पास जा रही हूँ, मैं सारा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं राजू बिस्ता जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि राजू बिस्ता जी तो उस काफिले में शामिल थे। राजू जी उसके बाद सारा जी आप आइएगा, क्योंकि राजू जी उस काफिले में शामिल थे। मुझे ये बताइए राजू जी, अगर ऐसा होने लगे कि काफिले, राजनीतिक काफिले दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और वहां उन पर हमले हो और सब लोग फिर पल्ला झाड़ने का, हमने सिक्योरिटी दे दी थी, हमला हो गया, अच्छा चलो हमने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं कि क्या ऐसे चलेगा? एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल को ममता बनर्जी जाएंगी किसी राज्य में, वहां कहीं हमला हो जाए तो फिर आप पल्ला झाड़ेंगे? आप पल्ला झाड़ेंगे ऐसे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, विनाश से काले विपरीत बुद्धि। असली बात यह है कि ममता दीदी अपनी जमीन खो चुकी है और जनता का भरोसा उन पे उठ चुका है। आज राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी जो है पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है, डेमोक्रेसी की रोज हत्या हो रही है। संविधान को टीएमसी के नेता और उनके चमचे नहीं मानते, और ऐसे टीएमसी सरकार से आप सभ्य भाषा की अपेक्षा करना भी मैं तो कहूंगा आप छोड़ दीजिए। ये घटना हुई और इससे 2 दिन पूर्व में सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा एक शांति प्रिय यात्रा में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, फायरिंग हुई और एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद वही टीएमसी की पुलिस, मैं उनको जो है पश्चिम बंगाल पुलिस भी नहीं कहूंगा, टीएमसी की पुलिस और टीएमसी के प्रशासन ने उल्टा जो है एफआईआर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और हमारे सारे नॉर्थ बंगाल के सांसद के ऊपर में मर दिया गया। और ये इनकी आदत है, इनकी हरकत है। मेरे साथ कुल मिला के अभी तक जो है 3 ऐसी घटनाएं घट चुकी है। दार्जिलिंग में 2 बार मैं मरते मरते बचा हूं और ये तीसरी घटना 7 दिसंबर को हुई है। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, ये सारी घटनाएं ममता दीदी के कहने के ऊपर में, ममता दीदी के आदेश के ऊपर में ये सब घटनाएं जो है कार्रवाई होती है। मैं सायरा जी आपके पास आ रही हूं। जो बात आपने सुनी, आपने रूपा जी को भी सुना, आपने राजू जी को भी सुना। ये जिस तरह से पॉलिटिकल किलिंग्स की तो बात हम हमेशा से कहते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये कह रहे हैं अब जो बात सामने आ रही है, जो रूपा जी ने भी कही कि भाई कि जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से लेफ्ट के साथ जो झेला, अब वही वो बीजेपी के साथ कर रही हैं। जो जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं टीएमसी की होती रही वहां लेफ्ट के हाथों, अब ऐसा लग रहा है बीजेपी को निशाने पर ले लिया है ममता दीदी ने। देखिए, मैं बता रही हूँ कि ये हिंसा का शासन हो, चाहे वो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी कर रही है, चाहे वो टीएमसी कर रही है या भाजपा कर रही है, ये बहुत ही शोचनीय है। क्योंकि आप देख लीजिए, बंगाल में एक पंचायत इलेक्शन में इतनी हिंसा होती है। लोकसभा आपने देखा, लोकसभा इलेक्शन पिछले साल, ये जितने बूथ्स है कैप्चर हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, धमकाया जा रहा है ऑपोजिशन कैंडिडेट्स। तो ये इस तरह का शासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि अपनी काफी सालों से बंगाल में हर इलेक्शन में मारामारी होती है और ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को कत्लेआम किया जाता है। तो ये हिंसा को जो है मैं कंडेम करती हूँ। इस तरह की नई हिंसा होनी चाहिए। मतलब और क्या आप ये मान रही हैं कि ये ममता बनर्जी पॉलिटिकल किलिंग्स करा रही हैं? आप कह रही हैं कि हर चुनाव से पहले ऐसी पॉलिटिकल किलिंग्स? देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि ममता बनर्जी पॉलिटिकल किलिंग्स करा रही हूँ, मैं करा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी गुंडे हो या जो कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी हिंसा पूर्वक पेश आ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और ये मार धाड़, मारामारी जो है, राजनीति का जो शासन, एक डर का माहौल जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाई लोकतंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र है और सबको एक वो आजादी है कि आके वो लोग अपना प्रचार करें। क्यों नहीं करें प्रचार? हम आपकी आइडियोलॉजी से रजामंद नहीं है, वो अलग बात है। मैं सायरा जी, लेकिन जब आप कहती है कि इस पर अंकुश लगाया मतलब ये नहीं है कि मैं खून खराबा, तो तौसीफ इस पर अंकुश कौन लगाएगा? इस पर अंकुश कौन लगाएगा? राज्य में इस पर अंकुश लगाने की भी तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की हुई। तौसीफ
सुचारिता, पहले तो मैंने बहुत सारे जो बातें बोली उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलूँगा, मगर हाँ, मैंने अगर आपको कुछ ऐसी एक दो शब्द कही थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बिकॉज आप से मेरी रिलेशन बहुत अच्छी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आई एम सॉरी फॉर दैट। और देखिए वहाँ रूपा जी भी हैं। रूपा जी के साथ मैंने बहुत सारे डिबेट्स किए हैं, शायद वो मुझे पहचान रही नहीं है। मैंने और भी अन्य चैनल में डिबेट किया, यहाँ भी डिबेट कर रहा हूँ। मैंने आज तक उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाया, आवाज नहीं उठाई। मगर सुचारिता, गुस्सा कहाँ आता है? गुस्सा वहां आता है जब आप लोग झूठ कहते हैं, जब आपके पैनलिस्ट में लोग बैठ के झूठ कहते हैं, उसमें गुस्सा आ जाता है। आप इल्जाम लगाएं, मगर इल्जाम ऐसा ना लगाएं जिसके वजह से मेरी बंगाल की छवि खराब हो रही है। मेरे बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर झूठ इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनका पोयम कुछ और था, उनकी कवि कुछ और थी और बंगाल में हो कुछ रहा है, तो ये मैं नहीं सहूंगा। और देखिए, कैलाश विजयवर्गीय की बात मैं क्यों सुनूं? यही राज्य में 18 सीट भाजपा जीत कर आई है लोगों के मैंडेट के साथ। मैं रूपा दी को बिल्कुल साथ प्रणाम करके उनकी बात को मानता हूं कि यही बंगाल की धरती में 18 सीट बीजेपी जीत चुका है, और आगे भी अगर मैंडेट रहा तो बीजेपी जीतेगा, अगर मैंडेट नहीं रहा तो नहीं जीतेगा। मगर गुंडों के साथ ऐसा शासन करना और लड़ाई लगाना, बंटवारा करना, बशीरहाट, मेदिनीपुर, वहां जाके मैं इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड मुझे जवाब देना पड़ेगा इस बात को। बिल्कुल, मैं शिवम आपके पास आ रही हूँ, लेकिन लालपुरा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं इकबाल सिंह जी के पास जाऊंगी। देखिए, दिलीप घोष जी गड़ियाहाट में प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी बात। बिल्कुल पीसफुल प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल पीसफुल प्रोग्राम चल रहा है सुचारिता, कहीं पे कोई लड़ाई नहीं चल रही है। तौसीफ तो ठीक है, आपकी बात मैंने मानी। तौसीफ मेरी बात सुनिए। प्रोग्राम कर रहे हैं, किसने रोका उनको? तौसीफ मेरी बात सुनिए। अब आप जो बातें कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई हाथ, ये सब जो भी हमला हुआ, ये हमला हो गया, एक काफिले पर हमला हो गया, लेकिन अब हो गया तो हम क्या करें? मुझे ये बताइए, अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि टीएमसी की तो सर्वे सर्वा ममता बनर्जी है, सुनिए, टीएमसी की तो सर्वे सर्वा ममता बनर्जी है, तो मुझे ये बताइए कि ममता जी का काफिला, मैं क्यों ये बार बार कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जेपी नड्डा कोई कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अगर उनके काफिले पर हमला होता है तो आपको लगता है वो ठीक है? आपको लगता है उसमें सरकार की जिम्मेदारी इतनी सी भी नहीं है? नहीं, मुझे ये बताइए, तो चूक अगर हुई है, ये किसकी ये कैसे हो गया? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हो कैसे गया कि पार्टी अध्यक्ष के काफिले पर इतने बड़े बड़े ईंट और पत्थर चल गए, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हो गया तो हो गया बस। जी नहीं सुचारिता, हमने कभी नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ। हमने आपसे ये कहा कि किसान का जो गुस्सा है, किसान की सर, तो आपने ये भी तो नहीं कहा कि बहुत बुरा हुआ, और प्रोटेस्टर्स ने ईंटें मारा है, और नहीं मारना चाहिए था, मगर आपकी अगर हरकतें खराब हुई तो पब्लिक तो आपके साथ ऐसे भी है। सर, आप तो उस भारत, सुनिए, किसान का गुस्सा है, लेकिन आप भारत बंद में आपकी पार्टी शामिल नहीं हुई थी। आपने तो भारत बंद से किनारा किया था ना, तो किसानों का हवाला दे रही है वो पार्टी जो खुद के भारत बंद में शामिल नहीं हुई थी। ये बात याद रखिए। लालपुरा जी, दीदी ने सपोर्ट किया। हाँ, आप किस दुनिया में मेरी बहन? सुनिए, उन्होंने किस, सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। लालपुरा जी, पूरे भारत बंद में टीएमसी ने साइलेंटली वही तो मैं आपसे, उन्होंने कहा हम किसान के साथ हैं, पर हम भारत बंद में इसके साथ नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं टीएमसी भी रैली में थी। आप किसानों का हवाला देकर, सर, अगर कोई आंदोलन चल रहा है देश में, तो अगर हम ये कहें कि हाँ आंदोलन चल रहा है तो पत्थर पड़ गए। लालपुरा जी, मेरा सवाल यह है कि एक राज्य जहां पर राजनीतिक हत्याओं का इतिहास रहा है, जहां बार बार गवर्नर मुख्यमंत्री से कहता आया है कि वो किसी की नहीं सुनती हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, ये खुद गवर्नर बार बार कहते हैं। कौन से राज्य में हो रहा है ये, सर लालपुरा जी? लेकिन वहां पर जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है तो एक बार नहीं कहती है कि गलत हुआ, बल्कि नौटंकी कहती है। लालपुरा जी, बात यह है जो आप सुचित्रा जी बोल रही हैं, तो सीट भाई अपने आप को, इनको मालूम नहीं कि मैंने क्या कहना है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गाड़ी पे हमला होता है तो जिम्मेवारी तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की है, डीसी की है, डिप्टी कमिश्नर डीएम की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट एसपी की जिम्मेवारी है उनके लिए साफ रास्ता प्रोवाइड करना। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है तो आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया?
आप तो ये कहते हैं कि हम तो गवर्नर के पास भी नहीं जाएंगे। देखो बंगाल में ये बम, गोली और हत्या की जो राजनीति है ये बंद होनी चाहिए और इसके पीछे आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। किसान आए हैं, आपका बात मान ली, किसान आ गए तो किसान को रोकना किसने था? भी मिला था। आज जो चीजें निकल कर आई है, आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया, अपने ही कार्यकर्ताओं से वो हमला करवाई, जो शुरू से इनका एक रहा है। प्रमाण देते हैं। नीरज राय, अब एक कहानी बताइए। नीरज राय, शिवम त्यागी आपके पास आएंगे उसके बाद। वाह नीरज जी, वाह नीरज जी, अब आपने एक कहानी बताई है कि बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं से ईंटें पत्थर चलवा लिए। भाई मुझे ये बता दीजिए, ये टीएमसी का ऑफिशियल बयान मानूं मैं? ये टीएमसी का ऑफिशियल बयान है कि बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं से ईंटें पत्थर मरवा लिए वहां पर और उसके बाद इसकी नौटंकी रच दी। ये टीएमसी कह रही है। नीरज राय जी, जो आपके न्यूज चैनलों में वीडियो विजुअल दिखाया जा रहा है। नहीं सर, ये मत बताइए मुझे जो न्यूज चैनल पे वीडियो चलाए जा रहे हैं। आप अपना बयान दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने आप ही चलवा लिए पत्थर, ईंटें, अपने कार्डर्स और अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखाना चाह रही थी कि उनके अध्यक्ष पर हमला हो सकता है। कि कौन सी ये बेवकूफी कौन सी पार्टी करेगी सर? मुझे ये बताइए, इसलिए ये बताइए जरा, आपकी नेता करेंगे कि देखिए भाई मेरे काफिले पर हमला भी हो जाता है। नहीं, आप ही कमजोर दिखेंगे या ताकतवर दिखेंगे? आप ही से ये सुनना चाहता था सुचारिता। कौन चाहेगा जो सत्ताधारी, जो प्रदेश में कौन सत्ताधारी पार्टी है जो कि खुद हमला करवाएगी जो हमारे विपक्ष में खड़ा हो रहा है? मैं जवाब दे दूं सर, मैंने आपसे ये नहीं कहा नीरज राय, आपने गलत सुना है। नीरज जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है राज्य में। मैंने ये नहीं कहा। नीरज जी आप शब्द देखिए, नीरज जी देखिए, गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। मैंने आपसे कहा राज्य में जिम्मेदारी किसकी है, जिसने भी पत्थर मारे हो सर। मैंने तो नहीं कहा नीरज राय ने पत्थर मारे, मैं कह रही हूं जिसने भी पत्थर मारे जिम्मेदारी सुरक्षा की किसकी थी? देखिए किसकी थी सुरक्षा की जिम्मेदारी? शिवम त्यागी बोलेंगे। सुचारिता जी, मेरा सबसे एक सवाल है और तौसीफ से भी एक सवाल है। आप मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले हरियाणा में हारी, वहां पर कोई पॉलिटिकल किलिंग हुई, वहां पर किसी नेता की रैली रोकी गई। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हारी, वहां पर कोई पॉलिटिकल किलिंग हुई, वहां पर किसी की रैली रोकी गई, वहां पर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ। अभी कुछ दिनों पहले दीदी आकर बैठी हुई थी केजरीवाल के साथ दिल्ली में, हमला हुआ उन पर। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मॉडल होता तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती है, एक भी जगह हंगामा नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी है। भूल गए आप 2008-9 में लेफ्ट वालों ने किस तरह से ममता दीदी को डंडों से पीटा था और लोकसभा में उनके साथ खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। आज आप उसी मॉडल को रेप्लिकेट करके कहते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये क्या तरीका है? और सुनिए, आपके राज्य में पॉलिटिकल किलिंग्स होती है, अगर कोई भी किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप दिल्ली आते हैं, अगर आप हरियाणा आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। रूपा जी देखिए, ये तरह के जो बयान आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने आप ही हमला करवा लिया और अपने आप ही ये सब सियासी नाटक रच दिया, अगर ऐसे होने लग गया रूपा जी और इस तरह की बातों को हम मानने लग गए कि यही हो रहा है, तो फिर तो जैसा शिवम कह रहे हैं ये तो फिर हर राज्य में हो सकता है। इसे करने में क्या दिक्कत? अरे कैसे हो सकता है? अगर बीजेपी करती, देखिए वहाँ पुलिस बीजेपी की कार्यकर्ता को, लड़कियों को, हाँ जी, औरतों को पकड़ के किस तरह से मारते हैं, ऐसे घटना हजारों है। मैं आपके सामने दिखा सकते हो, मैं आपके सामने एक निदर्शन भी हूँ। गलत है। सिर्फ पार्टी के लोग नहीं मारे थे, पुलिस भी खड़े थे वहां पे और पुलिस के लोग भी मेरे हाथ पैर अटका के रखे थे। ऐसे घटना की कोई कमी नहीं है कि ये पश्चिम बंगाल का अपमान कर रहे हैं। ये लोग ये पश्चिम बंगाल का जो अपमान कर रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल का चरित्र का अपमान कर रहा है, पश्चिम बंगाल का हर चीज का अपमान कर रहा है। इतना हक उनको नहीं दिया जा सकता है और ये नहीं सोचना भी होगा रूपा जी, ये इन्हें सोचना होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उस वजह से वहां तनाव है, ये मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि हर राज्य में चुनाव होता है। अगर ये ऐसी सियासी बयानबाजी और ऐसी सियासी हत्याएं हम देखते रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा किसी भी राज्य में आगे बढ़ पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम
मेरे साथ जुड़ने के लिए महाभारत में।